हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्वास्थ्य संवाद। वेल आज हमारे बीच में है डॉक्टर प्रतीक पटेल सर। सर इज अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट पारुल सेवाश्रम हॉस्पिटल। सर इट्स गुड टू हैव यू। थैंक यू। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी का फील्ड चूज क्यों किया? एक्चुअली उसमें क्या हुआ कि जब मेरा मास्टर ऑफ सर्जरी चल रहा था रेसिडेंसी में, तब हमारा ऐसा न्यूरो सर्जरी में पोस्टिंग वगैरह चालू रहता था। हमारे वहाँ न्यूरो सर्जन आते थे, वो उनके साथ में ओपीडी में बैठता था, उनके साथ सर्जरीज में जाता था। तो वहाँ से उनके साथ मैंने एमआरआई वगैरह देखना शुरू किया, ऑपरेशन में असिस्ट करना चालू किया। वहाँ से फिर मुझे न्यूरो सर्जरी में इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हुआ। इस फील्ड में आपका सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक हाउ डू यू फील इट? शुरुआत में तो जब हम लोग पहले हमको कोई भी सर्जरी ऐसे सुपरवाइज करवाया जाता है कि हाँ। वो एक सर्जन ऑपरेट करता है, हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग असिस्ट करते हैं और फिर हम लोग इंडिपेंडेंट ऑपरेट करते हैं। तो जब पहले मैंने सुपरवाइज किया, तब मुझे ऐसा ही लग रहा था कि पूरा खोपड़ी खोला और अंदर से अभी ब्रेन कैसा दिखता होगा। पहले मैं भी फर्स्ट टाइम ही था, तो वो देखा। फिर सर ने दिखाया कि ये नॉर्मल ब्रेन है, यहाँ पे ट्यूमर है। फिर जब ऑपरेट करना स्टार्ट हुआ, तब भी ऐसा हुआ कि ये नॉर्मल ब्रेन है, उसको कुछ हो गया ज़्यादा, कुछ पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। बट धीरे-धीरे करके फिर उसमें यूज़्ड टू हो गया और एक्सपीरियंस बढ़ता गया। तो अभी तो ऐसा कुछ डर नहीं लग रहा है। अभी कुछ कोई भी ब्रेन सर्जरी हो, हम विदाउट एनी फियर ऑपरेट कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि ये जो जर्नी है, ये जो एक्सपीरियंस है आपका, लाइक हाउ डिड इट शेप्ड यू फिजिकली एंड मेंटली? दोनों तरीके से कि जब कोई पेशेंट का क्रिटिकल सर्जरी रहता है, तो उसमें फिजिकल स्ट्रेस से ज़्यादा कई बार मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है कि क्योंकि हमारा जो सर्जरी रहता है बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी रहता है। एक नैरो कॉरिडोर में सब वाइटल स्ट्रक्चर रहते हैं कि पेशेंट को कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो जाए। तो और अगर बाय चांस पेशेंट को हो गया, तो उसमें फिर ऐसा कई बार महसूस होता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। ज़्यादातर केसेस में अच्छा होता है, पर ऐसा भी होता है कि भाई जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसा भी होता है। बट धीरे-धीरे करके हम यूज़्ड टू हो जाते हैं। सर मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी का आपके पेशेंट के लिए बेनिफिट क्या होता है? मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी में बेसिकली क्या होता है कि जो इंसिजन रहता है, जो स्किन पे जो मार्क आता है, वो बहुत मिनिमल रहता है। और जो स्किन के नीचे जो मसल्स, बोन रहते हैं, उसमें डिसेक्शन बहुत कम रहता है। इसलिए उसको मिनिमली इन्वेसिव बोलते हैं कि हम लोग जो डायरेक्ट पेशेंट को जहाँ प्रॉब्लम है, हाँ। हम सीधा उसको टारगेट करते हैं। तो जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे मिनिमली डैमेज होता है। तो उस बेसिकली वही प्रिंसिपल है मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी के पीछे। सर एक और क्वेश्चन लाइक मेरे को है कि ऐसे कौन से मिथ्स है जो पेशेंट्स के माइंड में होते हैं रिगार्डिंग सर्जरी? एक्चुअली क्या था कि जब आज से हम बात करें कि 10 15-20 साल पहले की जब बात करें कि जब स्पाइन सर्जरी इतना डेवलप नहीं हुआ था, हाँ। तब लोग हम तब भी स्पाइन सर्जरी होते थे, पर उस टाइम पे काफ़ी एक्सटेंसिव सर्जरीज़ होते थे और उस टाइम पे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होते थे। और ऐसा बहुत कॉमन होता था उस टाइम पे कि पेशेंट को बिल्कुल पाँव में पैरालिसिस जैसा हो जाता है। जो पेशेंट को तकलीफ़ें, कंप्लेंट्स होते हैं, उससे भी खराब कंडीशन पेशेंट की सर्जरी के बाद हो जाती थी। अभी भी कुछ पेशेंट ज़्यादातर आते हैं तो वही बोलते हैं, हम किसी पेशेंट को सर्जरी रिक्वायरमेंट है और हम उसको ऑफ़र करते हैं कि भाई आपको सर्जरी का ज़रूरत है। तो ज़्यादातर पेशेंट का सब पहला क्वेश्चन वही होता है कि सर सर्जरी के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? मैं चल तो पाऊँगा ना? पर अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। सर तो अभी वो सब चीज़ें बहुत रेयर है। आप 90 95 98% पेशेंट को कुछ होता नहीं है, हाँ, सब वो चीज़ तो पेशेंट सेफ। को बेनिफिट ही होता है। सर ये जो टर्म है एंडोवेस्कुलर न्यूरो इंटरवेंशन, ये किस तरह से लाइफ सेविंग है? लाइक लाइक आपका कोई ऐसा मोमेंट है, आपको कोई केस याद आता है इसको सुन के? बेसिकली एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी में इमरजेंसी सर्जरीज़ भी आती है और कुछ रहता है इलेक्टिव केसेस भी होता है। जैसे हम बात करें कि इमरजेंसी केसेस है कि कोई पेशेंट को हाँ। स्ट्रोक आया, कि जैसे पेशेंट हम जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस हाँ। तो अगर पेशेंट विदिन अ टाइम फ्रेम हॉस्पिटल में आ जाता है,
तो हम जो उसका स्ट्रोक बेसिकली में उसका जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाता है, तो हम उसको ऑपरेट करके मिनिमली इन्वेसिव तरीके से वो क्लॉट है उसको निकाल सकते हैं और पेशेंट का सर्कुलेशन रीएस्टेब्लिश हो जाता है। तो पेशेंट को जो डेफिसिट है वो विद इन 1 और 2 वीक में पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। ओह सर, तो सही है। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एंडोवास्कुलर न्यूरो इंटरवेंशन का। कुछ टाइम पहले एक पेशेंट आया था, सेम ऐसा ही था जैसे मैंने डिस्कस किया, यंग पेशेंट था, अराउंड 30s और 40s में एज था और ऐसे एकदम स्ट्रोक बैठा उसको। तो हमने उसको इमीडिएटली उसका जो हमारे मेडिकल टर्म में बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, वो प्रोसीजर कर दिया और इमीडिएट पेशेंट आफ्टर 3 टू 4 आवर्स पेशेंट का जो मूवमेंट चला गया था, मूवमेंट रीगेन हो गया और विद इन 1 मंथ वो पेशेंट अब डेली रूटीन अपना काम, जॉब पे जाने लगा, सब कुछ वापस चालू हो गया। नाइस सर। सर, आपके ओपिनियन में फ्यूचर ऑफ ब्रेन एंड सर्जरी आपको कैसा दिखता है? अभी बेसिकली न्यूरो इंटरवेंशन और बोथ स्पाइन सर्जरी भी धीरे-धीरे बहुत अच्छे से इवॉल्व हो रहा है। टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट अब कीजिए या रिसर्च एस्पेक्ट कीजिए और जैसे हमारा लाइफ़स्टाइल है, ये सब हुँ। प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ने वाले हैं। तो आप ऐसा मान लो कि ह सबको किसी न किसी तरीके का ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा इसमें। हाँ सर। और मैं अच्छा हो कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी सब इवॉल्व हो रहा है, हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से सब मैनेज कर रहे हो। पेशेंट को एकदम मिनिमल डैमेज हुए बिना सब मैनेज हो जाता है। सर, आप किस टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? बेसिकली जो अभी हमारा न्यूरो नेविगेशन करके एक सिस्टम आया है कि हम ऑपरेशन से पहले ही बाहर से पेशेंट के ब्रेन के अंदर सब देख सकते हैं। कि जैसे कोई पेशेंट को ट्यूमर है, तो हुँ। बाहर से ही हम उसका कैमरा से हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ से ट्यूमर है। यहाँ से हम उसको ऑपरेट करना है। तो बेसिकली क्या है कि जो ऑपरेशन का चीरा रहता है, वो बहुत कम आता है। हम टारगेटेड जगह पे फ़ोकस कर सकते हैं। ब्लड लॉस कम होता है। हाँ। ऑपरेशन के बाद के कॉम्प्लिकेशन है, वो भी बहुत कम रहते हैं। सो जो अभी तक का जो सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट है न्यूरो नेविगेशन का, वो सबसे बढ़िया है कि बड़े से बड़ी सर्जरी हो, आप नेक्स्ट डे पेशेंट को देखते हैं तो लगता ही नहीं है कि इसका इतना बड़ा सर्जरी हो गया है। वेल सर, एक क्वेश्चन मेरा है, इन कॉम्प्लेक्स ब्रेन ट्यूमर केसेस, हाउ डू यू डिसाइड बिटवीन कंप्लीट रिसेक्शन वर्सेस फंक्शनल प्रिजर्वेशन? उसमें हम 4-5 एस्पेक्ट रहते हैं कि जैसे पेशेंट का एज क्या है, हाँ। वो देखते हैं। पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, वो देखते हैं हम। फिर ट्यूमर है तो कौन-सा ट्यूमर है, कि जैसे जो हम रूटीन लैंग्वेज में बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज, कि सादी गाँठ है या कैंसर वाली गाँठ है। तो ऐसे 4-5 पॉइंट्स हैं जो हम ऑपरेशन से पहले डिसाइड करते हैं कि ट्यूमर का लोकेशन कहाँ है। हाँ। कि ब्रेन में कुछ-कुछ एरियाज़ आर सेफ एरियाज़ बोलते हैं हम, कि वहाँ पे आप थोड़ा एग्रेसिव डिस्ट्रैक्शन कर सकते हो। जहाँ पे पेशेंट को कुछ डेफ़िसिट वगैरह नहीं रहता है ऑपरेशन के बाद। और कुछ-कुछ एरियाज़ इलोक्वेंट एरियाज़ बोलते हैं कि जो हमारा पूरा बॉडी फंक्शनिंग के लिए क्रिटिकल रहता है। तो वो हमको देखना पड़ता है। अगर ऐसा है तो फिर हम जो फंक्शनल प्रिज़र्वेशन है उस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि पेशेंट की जो रूटीन लाइफ़ है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए। हाँ। जो ट्यूमर थोड़ा बचता है उसको हम ऑपरेशन के बाद जो रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, वो सब लेके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। So my next question is, how do you evaluate candidacy for minimally invasive spine surgery or open approach? तो उसमें हम बेसिकली पेशेंट को सिम्पटम्स ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम से उसको सिम्पटम्स है, सिम्पटम्स की सीवियरिटी कितनी है, पेशेंट का एज कितना है और उसके एमआरआई जो हम करवाते हैं उसमें कितने चेंजेस है। वो सब ऑन द दैट बे अगर कोई पेशेंट है जिसको एक ही लेवल पे कंप्रेशन है, हाँ, हाँ। पेशेंट यंग है, तो उसमें हम लोग उसको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी ऑफर करते हैं। कोई पेशेंट है जिसको मल्टीपल लेवल्स पे कंप्रेशन है और जिसमें ऐसा लगता है कि इसमें मिनिमली इन्वेसिव करने में पूरी तरीके से हम उसके सिम्पटम्स रिज़ॉल्व नहीं हो सकते, तो वो पेशेंट को हम लोग ओपन अप्रोच प्रेफ़र करते हैं। तो केस टू केस बेसिस पे ये वेरी होता है, बट मोस्ट ज़्यादातर केसेस में मिनिमल इन्वेसिव अप्रोच से ट्रीटमेंट हो जाता है। सर, इन AVMs और
aneurysm cases, how do you assess the risk benefit ratio between endovascular versus surgical clips? So basically, the AVM and aneurysm, these are the vascular diseases जो ब्रेन में हमारी वेसल्स रहती है, खून की नसें, ये उनकी बीमारी है। तो उसमें क्या होता है, कई बार खून की नस में एक फुग्गा बन जाता है। एन्यूरिज्म इज बेसिकली खून की नस में फुग्गा बन जाता है और वहां से ब्लीडिंग होता है। एवी माल फॉर्मेशन में एक खून की नसों का गुच्छा रहता है, वहां से ब्लीडिंग होता है। दोनों केसेस में ब्लीडिंग होता है और दोनों को ट्रीटमेंट करना जरूरी है। सो उसमें हम पहले एंजियोग्राफी करते हैं। जैसे हमारा हार्ट का एंजियोग्राफी रहता है, वैसे ब्रेन का भी एंजियोग्राफी रहता है। उसको हम बोलते हैं डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी, डीएसए। तो हम वो पहले एंजियोग्राफी करते हैं। उसमें हमको पता चलता है कि एन्यूरिज्म है तो उसका साइज क्या है, हाँ। उसका लोकेशन कैसा है। एवी माल फॉर्मेशन है तो उसका साइज कितना है, कितना बड़ा है, कितनी वेसल्स उसको सप्लाई कर रही है। तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अगर ये एन्यूरिज्म है वो एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट से ट्रीट हो पाएगा या फिर इसको So, ओपन करके सर्जरी करके क्लिपिंग करना पड़ेगा। sir, what are the key indicators that a patient is suitable for minimally invasive spine surgery? उसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हम लोग तभी ऑफर करते हैं कि पेशेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन सिम्टम्स हो और जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रहता है, जैसे मेडिसिन से फिजियोथेरापी है, उससे पेशेंट को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलता है। और पेशेंट को कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, जैसे पाँव में कमजोरी आ गया है, जैसे हमारा यूरिन यूरिन में पेशेंट को प्रॉब्लम आने लगा है। तो ये सब फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं सर्जरी के लिए। अगर पेशेंट को ये सब सिम्टम्स है तो फिर और एमआरआई में हमको फाइंडिंग्स लिखते हैं कि भाई पेशेंट को जो सिम्टम्स है ये इसकी वजह से ही है, तो हम उसको सर्जरी ऑफर करते हैं। Sir, how minimally invasive spine surgery impacts long-term spinal biomechanics compared to conventional surgeries? सो इन मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जैसे मैंने पहले बोला कि हम इज ए टारगेटेड ट्रीटमेंट। पेशेंट को जहाँ पे प्रॉब्लम है हम सीधा उसी को टारगेट करते हैं। सो जो स्पाइन के सराउंडिंग जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, जैसे कुछ लिगामेंट्स रहते हैं, जैसे मसल्स रहते हैं, हाँ। जो हमारी स्पाइन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम स्पाइनल बायोमैकेनिक्स। तो हम उसको मिनिमली डिस्टर्ब करते हैं। लिगामेंट्स है, मसल्स है, बोन्स है, वो मिनिमली डिस्टर्ब करते हैं ताकि जो स्पाइन का बायोमैकेनिक्स है, जो स्टेबिलिटी है, वो इंटैक्ट रहता है। सो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का वही बेनिफिट है और उसकी वजह से पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पेन भी बहुत कम रहता है। पेशेंट दूसरे दिन से ही वॉकिंग करना चालू कर देता है और कुछ पेशेंट तो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं दूसरे दिन पे विथ कंप्लीट पेन रिलीफ। Well, sir, in acute stroke, how do you determine the window for mechanical thrombectomy? जनरल कॉमन गाइडलाइंस जो ऑल ओवर इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो फॉलो होते हैं कि अगर पेशेंट को सिम्टम्स ऑनसेट से विद इन 4.5 आवर्स टू 6 आवर्स में अगर पेशेंट आपके पास आता है तो हम उसको थ्रोम्बोलाइसिस ऑफर करते हैं, जो बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट है कि एक इंजेक्शन आता है जो हम पेशेंट को देते हैं, वो क्लॉट पूरा डिसलॉज कर देता है और पेशेंट का ब्लड फ्लो वापस चालू हो जाता है। पर जो पेशेंट है जो 6 घंटे के बाद आते हैं, जिसको पैरालिसिस हो गए, 6 घंटे हो गए, 10 घंटे, 12 घंटे हो गए, तो उसमें जो थ्रोम्बोलाइसिस है, इंजेक्शन है, उसका रोल खत्म हो जाता है। तो उसमें फिर ये जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी है, उसका रोल आता है। उसमें हमारा एक स्टेंट रहता है, जो हम पेशेंट की वेसल में से डाल के ब्रेन तक जाते हैं और जो पूरा क्लॉट है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। सर, तो ये पार्ट करने में कितना टाइम लगता है अगर ऐसा ओ सर्जरी? ओ डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस और पेशेंट का जो एनाटॉमी रहता है, बट रूटीनली एन एवरेज बेसिस 1 से 1.5 घंटे में ये हो जाता है। जो हम क्लॉट है वो पूरा निकाल देते हैं और पेशेंट का ब्लड फ्लो रीएस्टेब्लिश हो जाता है। सो जनरल विंडो पीरियड इज अब अर्लियर द बेटर ऑलवेज। पेशेंट 8 घंटे में आया तो अच्छा उसको ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मिलेगा, रादर देन कोई पेशेंट थोड़ा लेट आया। थोड़ा लेट आया, 16 घंटे पे आया। पर ये जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी अप टू 24 आवर्स हम लोग ऑफर कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर
पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो हाँ। उसको एमआरआई के चेंजेस वगैरह देख के हम उसको ऑफ़र कर सकते हैं। So my next question is on technologies. Like, how do you stay updated on evolving stent technology and coiling systems? हाँ, तो बेसिकली जो उसमें भी काफ़ी अभी एडवांसमेंट हो चुका है कि अभी के जो स्टेंट आते हैं दे आर मोर ड्यूरेबल, दे आर मोर ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट। सो इसमें बेसिकली फ़ायदा वो रहता है कि जो स्टेंट ब्लॉक होने के चांस रहते हैं, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं जिसको, वो बहुत कम हो जाते हैं ये सब स्टेंट में, और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो ब्रेन में छोटे से छोटा वेसल्स है, अप टू 2 एमएम डायामीटर तक भी हम स्टेंट डाल सकते हैं। पहले ऐसा था कि जो बड़ी वेसल में कुछ ब्लॉक है तो वही हम ठीक कर पाते थे। अभी ऐसा है कि जो बड़ी वेसल यहाँ है उससे अंदर भी छोटी वेसल में कहीं ब्लॉक है तो वहाँ पे भी हम स्टेंट रख सकते हैं। Okay, sir. और वैसे सेम कॉइलिंग में भी ऐसा है कि कॉइल जो भी है वो मोर ड्यूरेबल है, काफ़ी कॉम्पैक्ट कॉइल होता है। तो जो बड़े एन्यूरिज्म रहते हैं जिसको हम वाइड नेक एन्यूरिज्म बोलते हैं, तो उसमें भी हम कॉइलिंग कर सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था, पर अभी ये सब पॉसिबल है। सो काफ़ी टेक्नोलॉजी काफ़ी अभी एडवांस हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा केसेज़ अब एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट से मैनेज हो जाते हैं। Well, sir, my next question is like, how do you prepare mentally before operating on high risk surgeries? बेसिकली हम लोग 1 दिन पहले से ही प्रिपेयर होते हैं। पेशेंट का जो सीटी स्कैन, एमआरआई वो देखते हैं। अगले द डे बिफोर द सर्जरी सोने से पहले ही मैं प्लान करता हूँ कि कल मेरा ये पेशेंट का सर्जरी है, इसमें मेरा अप्रोच ये रहेगा, मैं यहाँ से ऑपरेट करूँगा, ये मेरा स्टेप रहेगा। सो सब मेरा 1 दिन पहले से डिसाइड रहता है और मैं वही फ़ॉलो करता हूँ। तो ज़्यादातर केसेस में मेरा काम हो जाता है और मेंटली भी अभी क्या है कि एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया है, तो पता चल जाता है कि ये सर्जरी 3 घंटे चलेगी, 6 घंटे चलेगी। सो पहले से आप जितना प्रिपेयर रहते हो, उतना सर्जरी के बाद आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। Well, sir, thank you so much for being on this episode. I hope आपके answers and experiences से हमारे viewers को help मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। और मेरी सबसे यही गुंजाइश है कि आपको भी अगर कोई ब्रेन या स्पाइन रिलेटेड कोई भी इश्यू है और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो पारुल सेवाश्रम हॉस्पिटल में हम लोग डेली बेसिस पे अवेलेबल हैं 9 to 5। आप यहाँ पे आके मुझे कंसल्ट कर सकते हो।